Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So guys, मैं अपने कुछ पर्सनल काम में बिजी था जिसकी वजह से मैं पिछले 3 या 4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया. आई होप यू हैवंट माइंड इट. सो एज ऑल ऑफ यू नो डैट हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिया था. सो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास यहाँ पे है. फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन सिस्मिक प्रोन एरियाज द स्ट्रक्चरल इंजीनियर शुड रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स अलॉन्ग विद IS कोड 456. तो जब भी हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनानी होंगी उन एरियाज़ में स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कौन सा कोड फॉलो करना चाहिए, IS कोड 456, और इसके साथ और कौन सा कोड फॉलो करना चाहिए. ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है 13920 1994. ऑप्शन बी इज़ 13910 1993. ऑप्शन सी इज़ 13910 1994 एंड ऑप्शन डी इज़ 13920 1993. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स जो IS ने रिकमेंड किए हैं फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए. कोड फर्स्ट इज़ IS कोड 456 2000. इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लान एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट. ये तो बेसिक है, ये आप सबको पता है. कोड सेकंड इज़ IS कोड 800 2007. इट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील. स्टील वर्क के लिए हम इस कोड का यूज़ करते हैं. कोड थर्ड इज़ IS कोड 875 पार्ट फर्स्ट 1987. इसको हम डेड लोड के लिए प्रेफर करते हैं, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है. कोड फोर्थ इज़ IS कोड 875 पार्ट सेकंड 1987. इसको हम इम्पोज लोड्स हैं जिसको हम सिंपली लाइव लोड्स भी कहते हैं या सुपर इम्पोज लोड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज़ IS कोड 875 पार्ट थर्ड 1987. इसको हम विंड लोड के लिए प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट इज़ IS कोड 875 पार्ट 4 1987. इसको हम स्नो लोड्स के लिए प्रेफर करते हैं. एंड सेवन्थ इज़ IS कोड 1343. इट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट. तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हम IS कोड 1343 का यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट कोड 8 इज़ IS कोड 13920 1993. इट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द reinforced concrete structures subjected to seismic forces. So the correct option here is option D 13920 1993. Question number 23 is what is the intensity of irrigation if the total area of the field is 1000 acres and the cultivable commanded area is 65 acres. अगर हमारे पास टोटल एरिया जो है फील्ड का 1000 एकर्स है और उसमें कल्टिवेबल कमांडेड एरिया कितना है 65 एकर्स है, हमें यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए इज़ 6.5%, ऑप्शन बी इज़ 0.65%, ऑप्शन सी इज़ 65% एंड ऑप्शन डी इज़ 0.065%. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. टोटल फील्ड एरिया इज 1000 एकर्स, कल्टिवेबल कमांडेड एरिया इज 65 एकर्स. सो देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 100 इंटू एरिया टू बी इरिगेटेड एट वन टाइम डिवाइडेड बाई टोटल एरिया. अब यहाँ पे 100 वैसे ही रहा. एरिया टू बी इरिगेटेड एट वन टाइम, एक टाइम में हम कितने एरिया को इरिगेट कर रहे हैं? 65 एकर्स. टोटल एरिया हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1000 है. तो यहाँ पे इसके ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. 65 डिवाइडेड बाई 10. सो देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 6.5%. So the correct option here is option A, it's 6.5%. क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार्स इन कॉलम. मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए कॉलम के केस में मेन स्टील के लिए? ऑप्शन ए इज़ 10 mm, ऑप्शन बी इज़ 15 mm, ऑप्शन सी इज़ 25 mm एंड ऑप्शन डी इज़ 40 mm. सो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज पर IS कोड 456 2000 व्हाट इज़ द मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट मेंबर्स. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है स्लैब. स्लैब के लिए मिनिमम क्लियर कवर हमें कितना चाहिए? 20 mm चाहिए. सेकंड हमारे पास यहाँ पे है बीम. बीम के लिए मिनिमम क्लियर कवर हमें चाहिए 25 mm. थर्ड इज़ कॉलम. कॉलम के लिए चाहिए 40 mm. एंड फोर्थ इज़ फुटिंग. और फुटिंग के लिए कितना चाहिए हमें? 50 mm. दीज आर द मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स एज पर IS कोड 456 2000. नाउ फॉर स्लैब, in case of mild exposure condition the minimum clear cover should be 20 mm and for moderate exposure condition the clear cover should be 30 mm. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब यहाँ पे जो हमने स्लैब के लिए 20 mm डिस्कस किया ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए है. अगर हमारे पास कंडीशन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है उस केस में हम जो मिनिमम क्लियर कवर यूज़ करेंगे स्लैब के केस में वो 30 mm होगा. However, if the diameter of the bar does not exceed 12 mm or cover be reduced by 5 mm, thus for main reinforcement up to 12 mm diameter bar and for mild exposure condition the nominal cover is 15 mm. जब मैक्सिमम डाया बार स्लैब के केस में 12 mm होगा और कंडीशन जो होंगी वो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन होंगी, उस केस में हम जो नॉमिनल कवर यूज़ करेंगे वो 15 mm होगा.
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ फॉर कॉलम, फॉर अ longitudinal reinforcing bar in a column, concrete cover should not be less than 40 mm, not less than the diameter of such a bar should be provided. अब देखो कॉलम के केस में 40 mm कवर हम कब यूज़ करते हैं, जब जो कॉलम की डायमेंशन होगी वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, या तो फिर जो कॉलम में डाया हम यूज़ करेंगे वो 12 mm से ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ कॉलम्स ऑफ द मिनिमम डायमेंशंस ऑफ 20 सेंटीमीटर आर अंडर whose reinforcing bar does not exceed 12 mm, the concrete cover of 25 mm to be used for reinforcement. तो जब कॉलम की डायमेंशन 20 mm या उससे कम होगी और जो हम डाया उसमें यूज़ करेंगे वो 12 mm से कम होगा, सो उस केस में हम जो क्लियर कवर यूज़ करेंगे वो 25 mm यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, इट्स 40 mm। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। सो डिटेंशन पीरियड और ओवरफ्लो रेट अगर हम कंपैरिजन करेंगे सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए, तो किस केस में डिटेंशन पीरियड ओवरफ्लो रेट ज़्यादा या कम हो सकता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस एंड मोर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है लेस एंड लेस रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोर एंड लेस रेस्पेक्टिवली। एंड ऑप्शन डी इज़ मोर एंड मोर रेस्पेक्टिवली। द डिटेंशन पीरियड ऑफ द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज मोर एज द पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज। अब सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन में हम देखेंगे वहाँ पे डिटेंशन पीरियड जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो छोटा होता है। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दे विल रिक्वायर अ लार्जर टाइम टू सेटल डाउन। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना कम साइज़ उनका होगा उनको ज़्यादा टाइम चाहिए सेटल डाउन होने के लिए। वाइल फॉर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज ड्यू टू फ्लॉक फॉर्मेशन विच रिजल्ट्स इन अ लेसर डिटेंशन पीरियड ऑफ द टाइम। अगर हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन की बात करेंगे वहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब हम कोगुलेंट्स यूज़ करते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एकमुलेट हो जाते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है और वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो इट मीन्स डैट की डिटेंशन पीरियड जो होता है वो प्लेन सेडिमेंटेशन का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। नाउ ओवरफ्लो रेट इज नथिंग जस्ट अनदर नेम ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी। अब ओवरफ्लो रेट को हम सिंपली सेटलिंग वेलोसिटी भी कहते हैं। जो पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक, किस वेलोसिटी से वो सेटल हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ओवरफ्लो रेट। सिंस सेटलिंग वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द पार्टिकल। जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज़्यादा उनकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी, जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतनी ही कम उनकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी। अब ग्रेटर इज द साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर विल बी द सेटलिंग वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है। हैंस सेडिमेंटेशन विद द कोगुलेशन ओवरफ्लो रेट इज हायर देन द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। अब देखो जो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन है वहाँ पे पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स डैट कि वहाँ पे जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करेंगे वहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो कम होगी। सो इन शॉर्ट वी कंक्लूड डैट डिटेंशन पीरियड जो होता है वो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में ज़्यादा होता है और फ्लो रेट कम होता है। वहीं पे अगर हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन की बात करेंगे वहाँ पे डिटेंशन पीरियड कम होता है बट ओवरफ्लो रेट उसका ज़्यादा होता है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास यहाँ पे क्या है, द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच डोमेस्टिक सप्लाई इज निगलेक्टेड एंड फायर डिमांड इज कंसिडर्ड इज। ऐसा कौन सा मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिसमें हम क्या करते हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई को निगलेक्ट किया जाता है और फायर डिमांड को कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है इक्विवेलेंट मेथड। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है सर्कल मेथड। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हार्डी क्रॉस मेथड। सो यहाँ पे अगर हम चारों मेथड्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड में क्या कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इक्विवेलेंट मेथड। दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पाइप्स टू इक्विवेलेंट पाइप। तो इक्विवेलेंट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पाइप्स को इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट करते हैं विच कैरीज द डिस्चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम हेड लॉस। सेकंड मेथड हमारे पास यहाँ पे है हार्डी क्रॉस मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डिस्कस किया था। सो हार्डी क्रॉस मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज इन द अननोन पाइप्स यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस केस में हम क्या करते हैं कि डिस्चार्ज को फाइंड आउट करते हैं अननोन पाइप्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करके। It only calculates discharges and the method remains the same whether domestic supply or fire demand considered or not। इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये कोई कंसिडरेशन नहीं की जाती कि फायर डिमांड को कंसिडर करना है या नहीं करना है, डोमेस्टिक सप्लाई को कंसिडर करना है या नहीं करना है, वो इस केस में मैटर नहीं करता। इस मेथड को हम सिंपली डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मेथड थर्ड हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड। दिस मेथड एस्टैब्लिशेस द एनालॉगी बिटवीन द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड एंड द फ्लो ऑफ अ करंट। इस मेथड में क्या किया जाता है कि एनालॉगी एस्टैब्लिश की जाती है बिटवीन फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो ऑफ करंट। एज पर द इलेक्ट्रिकल एनालिसिस द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द फ्लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा। सिमिलरली द ग्रेटर द हेड लॉस द लेसर विल बी द फ्लो ऑफ फ्लूइड। अगर हेड लॉस ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ फ्लूइड उस केस में क्या होगा, कम होगा। अगर हेड लॉस कम होगा तो फ्लो ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगा। And the last method is circle method. This method is used for the analysis of distribution system in which domestic supply is neglected and fire demand is considered.
सो सर्कल मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई को निगलेक्ट किया जाता है और फायर डिमांड को कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम डोमेस्टिक सप्लाई को निगलेक्ट करते हैं और फायर डिमांड को कंसिडर करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सर्कल मेथड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सर्कल मेथड। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल shear reinforcement इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर along the axis of the member if d is the effective depth of the section। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्टिकल shear reinforcement के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए एक स्ट्रक्चरल मेंबर में। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है 0.25 इंटू डी, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है 0.5 इंटू डी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है 0.75 इंटू डी एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपल 1D। As per IS Code 456/2000 clause 26.5.1.5, maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of member shall not exceed। जो मैक्सिमम स्पेसिंग है शेयर एनफोर्समेंट की वो इन फॉलोइंग केसेस से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। केस फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट शुड नॉट एक्सीड 0.75 इंटू डी फॉर वर्टिकल स्टिरप्स। वर्टिकल स्टिरप्स के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी शेयर एनफोर्समेंट की वो 0.75 इंटू डी से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वेयर डी इज इफेक्टिव डेप्थ। एंड इट शुड नॉट एक्सीड 1D फॉर इंक्लाइन स्टिरप्स एट 45 डिग्री। जब हम स्टिरप्स को 45 डिग्री पे प्रोवाइड करेंगे उस केस में 1D से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एंड इन नो केस इट शुड नॉट एक्सीड 300 mm। तो ये किसी भी केस में स्पेसिंग जो होती है वो 300 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वेयर डी इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन कंसिडर्ड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 0.75 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास यहाँ पे है, वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड वेयर एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स इज इक्वल आर। अब वर्टिकल कर्व्स हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है मोर देन 4 mm पर मीटर, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है लेस देन 4 mm पर मीटर, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है मोर देन 2 mm पर मीटर एंड ऑप्शन डी इज लेस देन 2 mm पर मीटर। So as per the existing provisions made by Indian Railways, vertical curves are provided only at the junction of the gradients when the algebraic difference between the gradients is equal or more than 0.4%। Indian Railways के अकॉर्डिंग वर्टिकल कर्व्स को हम उन केस में या उन जंक्शंस में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा बिटवीन ग्रेडियंट्स वो इक्वल टू 4 mm होगा या मोर देन 4 mm होगा। यहाँ सिंपली अगर हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 0.4%। नाउ द मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व्स एज शोन बिलो। अब मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए वर्टिकल कर्व्स के केस में हम नीचे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास गॉज जो होगा वो ब्रॉड गॉज होगा, उस केस में 3 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी एंड ई। उस केस में मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए। इन केस ऑफ ग्रुप ए इट शुड बी 4000 मीटर, ग्रुप बी के लिए 3000 मीटर, ग्रुप सी, डी एंड ई के लिए 2500 मीटर। एंड इन केस ऑफ मीटर गॉज यहाँ पे हर ग्रुप के लिए सेम ही है। मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए वर्टिकल कर्व्स के लिए 2500 मीटर। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मोर देन 4 mm पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट शैल बी द बैक बेरिंग ऑफ अ लाइन इफ इट्स 4 बेरिंग इज 280 डिग्री। तो हमने यहाँ पे बैक बेरिंग निकालनी है, 4 बेरिंग दी हुई है 280 डिग्री। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है 80 डिग्री, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है 100 डिग्री, ऑप्शन सी इज 190 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 200 डिग्री। सो एज वी नो दैट अब हमारे पास कोई भी बेरिंग होगी, चाहे बैक बेरिंग है चाहे वो 4 बेरिंग है, अगर वो 180 से बड़ी है तो उसको अल्टरनेटिव बेरिंग में कन्वर्ट करने के लिए इट मींस दैट 4 या बैक में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हम 180 को माइनस कर देते हैं। अगर वो 180 से छोटी है तो हम उसमें क्या कर देते हैं 180 प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन 4 बेरिंग है वो 280 डिग्री है, इट मींस दैट कि इट्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो देयरफॉर बैक बेरिंग को निकालने के लिए यहाँ से हमें 180 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर बैक बेरिंग विल बी इक्वल टू 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्री। अब 4 बेरिंग हमारे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है 280 डिग्री, माइनस इसमें से 180 डिग्री कर देंगे तो देयरफॉर बैक बेरिंग हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, इट्स 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास यहाँ पे है, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इन अ नेटवर्क रिक्वायर्स नाइदर एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज। नेटवर्क डायग्राम में ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसको करने के लिए ना ही हमें कोई टाइम चाहिए और ना ही हमें कोई रिसोर्स चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है पैरेलल, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है डमी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है सीरियल एंड ऑप्शन डी इज रिडंडेंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, डमी को ना ही कोई टाइम चाहिए और ना ही कोई रिसोर्सेज चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 31 इज, विच टाइप ऑफ फ्रेम इट विल बी इफ इट हैज़ 3 जॉइंट्स एंड 4 मेंबर्स। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्रेम होगा जिसमें 3 जॉइंट्स और 4 मेंबर्स होंगे तो वो कौन सा टाइप ऑफ फ्रेम है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है डेफिशिएंट फ्रेम है, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है परफेक्ट फ्रेम है, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है रिडंडेंट फ्रेम है एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है एफिशिएंट फ्रेम है। सो टाइप ऑफ फ्रेम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 2j माइनस 3।
अब n हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मेंबर्स 4 है, जॉइंट हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे आया 4 इज ग्रेटर देन 3, तो जिस केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन 2j-3 आएगी, उस केस में जो फ्रेम होता है उसको हम कहते हैं रिडंडेंट फ्रेम। अब यहाँ पे हमारे पास जनरली 3 केसेस बनते हैं एज पर दिस फॉर्मूला। इफ n इज इक्वल टू 2j-3, इन दिस केस द फ्रेम इज परफेक्ट फ्रेम, आइदर एफिशिएंट फ्रेम और डिटर्मिनेट फ्रेम। तो जिस केस में n की वैल्यू 2j-3 के बराबर होगी, उस केस में जो फ्रेम होगा उस फ्रेम को कहेंगे हम परफेक्ट फ्रेम, एफिशिएंट फ्रेम और डिटर्मिनेट फ्रेम। When n is less than 2j-3, then the frame is termed as imperfect frame or deficient frame. And when n is greater than 2j-3, then the frame is termed as redundant frame. So the correct option here is option C, it's redundant frame. So I hope कि आपको यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए इन सबको क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जिसको आपको समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।